गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH मैं स्नेहा सिंघाटिया और MKH की वीडियो सीरीज़ के अंदर आप सभी का वेलकम है। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम आपकी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और जैसा कि आपको पता है कि इसके जो लेखक है वो है स्वयं प्रकाश जी। तो चलिए जो लेखक है उनका जो लेखक परिचय है उनके बारे में जान लेते हैं कि स्वयं प्रकाश का जन्म आप स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में बीता, ठीक है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। जब जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम में ये कह रहे हैं, ठीक है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कि मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध जो चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसके बारे में भी कुछ बताया गया है, पढ़ लेते हैं। एक बॉक्स के अंदर पिंक कलर का बॉक्स आपके सामने है ना। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देश बनती है। देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखी हुई है ना। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। मतलब तरीका कोई भी हो सकता है देशभक्ति दिखाने का, है ना। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है आपके सामने, बिल्कुल, ठीक है। और चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बे की बात हो रही है और हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन मतलब 10-15 दिन में एक बार उनको उस एरिया से क्रॉस होना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार वहाँ पर था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी, ठीक है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, ठीक है। देखिए जानते हैं आगे कि किस तरह से ये जो पूरी कहानी है वो एक मूर्ति, एक प्रतिमा के ऊपर किस तरह से बेस्ड है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी देखिए जब भी इस तरह का कोई सार्वजनिक काम होता है ना, तो वहाँ पर इस तरह की देरी जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है ना, जो परमिशंस लेटर वगैरह भेज करके जो परमिशंस ली जाती है ना, उनमें बहुत समय लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि ये ऐसा मालूम होता है कि ये जो मूर्ति है वो किसी स्थानीय कलाकार ने बनाई होगी। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति जो है वो संगमरमर की थी, टोपी की
टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, जो कि उनके नारे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। देखिए, मूर्ति तो थी और मूर्ति सारी की सारी संगमरमर से बनी हुई थी, लेकिन मूर्ति पर जो चश्मा था ना, वो संगमरमर का नहीं था, बल्कि जो साधारण चश्मा होता है, बिल्कुल जो फ्रेम होता है जो इंसान लोग पहनते हैं ना, काला फ्रेम था, वैसा फ्रेम वहाँ पर चढ़ा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद काठी का नहीं, यह भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, राइट। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, यानी पहली बार जब आए थे जो चश्मा था उसका वो सेम फ्रेम नहीं है, बल्कि दूसरा चश्मा आज लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा आया, ठीक है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी असहनीय हो गया, एक्साइटमेंट होने लगी कि पूछा जाए कि हर बार ये चश्मा बदल क्यों जाता है, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था और वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए तो उन्होंने पूछा, क्या करता है। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी वो समझाना चाह रहा है, हालदार साहब को समझाना चाह रहा है कि होता क्या है कि उसने नेताजी को बिना चश्मे के देखा, तो उसने क्या किया, कैप्टन ने क्या किया, अपनी शॉप से, उसका जो भी शॉप है वहाँ से एक चश्मा उठा करके नेताजी को पहना दिया। लेकिन अगर ग्राहक आया और ग्राहक को वैसा ही चश्मा चाहिए तो नेताजी वाला चश्मा ग्राहक को दे दिया और नेताजी को कोई दूसरा चश्मा चढ़ा दिया, ठीक है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने पीछे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, यानी मूर्ति बनाने वाला चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था।
बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, और बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में यानी कि चश्मे के अंदर कुछ डिजाइनिंग करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, साहब नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप इसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। देखिए किस तरह की ये कहानी है। अब चलिए इसके प्रश्न अभ्यास जो हैं, इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम कर लेते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर के लिए एक बहुत ही शानदार सी पीडीएफ आपके सामने है ना। ये पीडीएफ आपको ऐप के जो पीडीएफ सेक्शन है वहाँ भी मिल जाती है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आपके सामने है बिल्कुल। किस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे कि सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा भाव था।
वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश में उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम और देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था और वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी हो जाता था। इसीलिए उसको सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहा जाता था। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, कुछ खंड हैं। पहला है कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो आप इसका आंसर कुछ इस टाइप से लिखेंगे जैसा कि आपने कहानी को पढ़ा, उसमें आपको समझ में आया कि हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे में चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं तो मूर्ति पर चश्मा लगाए कौन। ठीक है, देशभक्त हवलदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति क्या कर देती थी, उदास कर देती थी। अब आपका अगला ख जो है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। कैप्टन के बाद भी कोई कैप्टन आ गया है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हवलदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जो देश के लिए शुभ संकेत है, यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस लाइनिंग का ये जो 2-3 लाइनें हैं, इनका मतलब, इनका आशय स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, आप इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे कि उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होती है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने को तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता था। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्तीसी लाल काली हो रही है। बत्तीसी का मतलब दांत और जीभ, मुंह का जो हिस्सा है। ठीक है, वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है, यानी हंसते व्यक्ति की तोंद जैसे हिलती है उसको बोलते हैं थिरकना। ठीक है, वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच सकता है। वास्तव में कैप्टन की इस तरह की अपेक्षा का पात्र नहीं है, क्योंकि उसने तो कितना महान काम किया था। देखिए, उसका इस तरह का मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। तो आप लिखेंगे कि हाँ, हमारे अकॉर्डिंग उसका मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। तो देखिए, देशभक्ति से ओतप्रोत किस तरह से ये कहानी हमें कितना अच्छा संकेत देती है। तो इस तरह से आपके प्रश्नोत्तर होते हैं पूरे, और इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 10 नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी की रचना है, वो भी पूरा होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।